प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर टी अरुण कुमारी, हिंदी सहायक आचार्य। फिर से आपको इस कक्षा में स्वागत है बेटा। आज हम इस कक्षा में सुनेंगे हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य क्या होता है। हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य क्या होता है। देखिए, इससे संबंधित प्रश्न इस प्रकार दिया जाता है। हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य किसे कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। और इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं। हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य का उद्भव सन 1970 में हुआ। अल्पसंख्यक साहित्य का हिंदी में इसका उद्भव, इसका आरंभ जो है वह 1970 से माना जाता है। आधुनिक युग में, माने आधुनिक हिंदी साहित्य में अल्पसंख्यक साहित्य का आरंभ हम 1970 से मान सकते हैं। तो हमें पहले ये जानना चाहिए कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या है। जनसंख्या के हिसाब से कम होने वाले समूह को अल्पसंख्यक वर्ग कहते हैं। అల్పసంఖ్యక్ అంటే తక్కువ సంఖ్యలో ఉండే ప్రజలు అన్న అర్థంలో మనం వాడతాం. అదే ఇంగ్లీష్లో మైనారిటీ అన్న పదాన్ని వాడతారు వారి కోసం. సో ऐसे अल्पसंख्यक कौन हो सकते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से कम होने वाले समूह. మొత్తం ప్రజల్లో వారి సంఖ్య తక్కువగా ఉన్నప్పుడు जनसंख्या के हिसाब से कम होने वाले समूह को हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं. आज भारत देश में कई राज्यों में, जिलों में, गांवों में जनसंख्या के अनुपात में बड़ा बदलाव आ गया है। क्योंकि बेटा जनता जो है वो कोई स्थिर वस्तु नहीं है कि जहाँ रखे उधर ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जनता का प्रथम లక్ష్య ही होता है कि చలన్. మన ప్రజలు అనేవారు ఎప్పుడు ఒక్క దగ్గర ఉండరు కదా నాన్న. వారి వారి అవసరాలను బట్టి विविध प्रदेशाలకు मारुता ఉంటారు. सो पहले हम एक राज्य में इतने ये लोग हैं, इतने ये लोग हैं, हम हिसाब लगाकर कह सकते हैं. लेकिन बाद में 10 साल बाद ऐसा ही होगा नहीं कह सकते, क्योंकि जनता जो है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक वे निकल सकते हैं अपने अपने आवश्यकता के अनुसार, चाहे नौकरी हो, चाहे अपने व्यापार हो. इसके हिसाब से कभी कभी कुछ लोग इधर से उधर हो जाते हैं. माने जब हम पहले के जो जनसंख्या का हिसाब था उससे हम अगर आज देखें तो इन दोनों में बहुत सारा बदलाव आ गया है. कि भारत के विभिन्न राज्यों में देखिए या एक राज्य के अंतर्गत जिलों में देखिए या एक जिला में कुछ गांवों में देखिए कि जनसंख्या के विस्तार में और उनके अनुपात में भी बड़ा बदलाव आ गया है. भारत देश में आज 6 धर्म के अनुयायियों को अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा गया है. 6 धर्म जो है ये भारत में अल्पसंख्यक वर्ग में गिनाए जाने वाले धर्म हैं. उस धर्मावलंबी लोगों को हम अल्पसंख्यक जनसमूह कह सकते हैं. जैसे मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, सिख है, जैन है और फारसी के लोग हम कह सकते हैं कि ये हिंदी में माने भारत में अल्पसंख्यक वर्ग में गिनाए जाने वाले धर्म के लोग. అర్థమైంది కదా. భారతదేశంలో 6 మతాలకు చెందిన ప్రజలను మైనారిటీ లేదా అల్పసంఖ్యాక వర్గములు ప్రజలు అని చెప్తాము. వారిలో ఎవరు ప్రముఖులనగా ముస్లింలు, ఈసాయి క్రిస్టియన్లు, బౌద్ధ మతానికి చెందినవారు, సిక్కు మతానికి చెందినవారు, జైన్ మతానికి చెందినవారు, ఫార్సీ అనేది ఒక మతం నాన్న. వారికి చెందిన వారిని మనం अल्पसंख्यक वर्ग कह सकते हैं. तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350A और 350B में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है. माने इन लोगों के जो अधिकार हैं या इन लोगों का जो पहचान है वो कहाँ पर स्थित है.
ఎలా గుర్తిస్తారు? ఎవరు వీరిని అంగీకరించారు? కి భారతీయ సంవిధాన్, భారత రాజ్యాంగంలో మనము వీరిని చూస్తాము. ఎక్కడ? కి అనుచ్ఛేద్ 29, 30 अनुच्छेदలో చూస్తాము. 350 ए और 350 बी, इन सब में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है और उस वर्ग का विश्लेषण भी भारतीय संविधान में किया गया है. इस समुदाय से संबंधित साहित्य को ही अल्पसंख्यक साहित्य कहते हैं. माने ये इन जो वर्गों को हम अल्पसंख्यक कहते हैं, इन अल्पसंख्यक वर्गों से, उनके जीवन विधान से, उनके संस्कृति, उनके आचार विचार, उनका रहन सहन, इन सब से संबंधित विषयों की चर्चा जहाँ की जाती है, उस साहित्य को हम अल्पसंख्यक साहित्य कह सकते हैं. इन जातियों के जीवन का विस्तृत चित्रण यथार्थ के साथ अल्पसंख्यक साहित्य में किया जाता है. तो अल्पसंख्यक साहित्य में किसका चित्रण किया जाता है? कि ऊपर हम जिन धर्मों के लोगों के बारे में बताया, उनके जीवन से संबंधित हर पहलू का चित्रण, వారి జీవితానికి సంబంధించిన ప్రతి విషయాన్ని మనం अल्पसंख्यक సాహిత్యంలో చూస్తాము. मतलब क्या है कि जीवन में क्या क्या चीज़ें होते हैं, सब कुछ होते हैं. उनका अलग संस्कृति होती है, भाषा, वे किस राज्य में रहेंगे उस भाषा का ही प्रयोग करेंगे, या अपने लिए कोई अलग भाषा, या अपने लिए कोई धार्मिक ग्रंथ, अपने सामाजिक रीति रिवाज, और उनकी आर्थिक दशा क्या है, अगर उन पर कोई शोषण हुआ क्या, అంటే వారిని ఎవరైనా పీడించారా, तो उन्होंने उसका विरोध कैसे किया और अपने आप को कैसे उद्धार किया, इन सब विषय, वे किसी के लिए आदर्श कैसे बने, ఒక మతం వారు ఉన్నారంటే వారు ఎవరికి ఆదర్శంగా నిలిచారు, ఈ ఇన్ సబ్ విషయం పర్ చర్చ, और वो भी कैसे యథార్థ జీవన చిత్రణ, ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పినప్పుడు దాన్ని సాహిత్యం అంటాము. అది ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది. फलाना धर्म में ऐसा हुआ था, फलाना अल्पसंख्यक वर्गों की स्थिति ऐसी थी, क्या वे उच्च दशा में हैं या नीच दशा में हैं, उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि सामाजिक संरचना को हमें समझने में ये सब मदद देते हैं बेटा, इसलिए हम इन सब के बारे में जानना आवश्यक है. तो इस प्रकार देखें तो इन सब जातियों के जीवन का विस्तृत चित्रण यथार्थ के साथ अल्पसंख्यक साहित्य में चित्रित किया जाता है. तो मुस्लिम हिंदी लेखक स्वयं अपने समाज के बारे में लिख रहे हैं. बेटा ज़्यादातर हम देखें कि अल्पसंख्यक साहित्य को तो हम मानते हैं कि 6 धर्म के लोग हैं इसमें, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा माने 90% तक हम क्या देखते हैं कि मुस्लिम समाज के बारे में ही हम अल्पसंख्यक साहित्य में, ज़्यादातर हिंदी में हम मुस्लिम समाज से संबंधित साहित्य को ही अल्पसंख्यक साहित्य मानकर चल रहे हैं. उनका ही ज़्यादा चित्रण हम अल्पसंख्यक साहित्य में देखते हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुस्लिम हिंदी लेखक माने हिंदी भाषा में लिखते हैं, फिर भी वे मुस्लिम धर्म के हैं. तो ऐसे महान व्यक्ति अपने समाज के बारे में वे खुद लिख रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसको उस विषय पर ज़्यादा అధికార్ रहता है. ఏ సమాజానికి చెందిన వ్యక్తికి ఆ సమాజం మీద మంచి పట్టు ఉంటుంది. పైగా वो केवल साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो एक लेखक है. మామూలు ప్రజలకు రచయితలకు చాలా తేడా ఉంటుంది. साहित्यकार और साधारण जनता के विचार में, सोच में बहुत ही अंतर रहता है. ఎందుకంటే రచయిత అనేవాడు తాను అనుభవించిన ప్రతి విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా ఇతరులకు అర్థమయ్యేలాగా, ఇతరుల మీద ప్రభావం చూపించేలాగా వ్యక్తం చేయగలుగుతాడు. तो मुस्लिम लेखक अपने समाज का यथार्थ चित्रण हिंदी साहित्य में प्रस्तुत करते हैं. हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य का आरंभ आदि काल के सिद्ध साहित्य से हुआ. तो हम ये नहीं कहते हैं कि आधुनिक काल की ही देन है. मतलब क्या है, अल्पसंख्यक साहित्य का आरंभ कहाँ पर हम देखते हैं कि आदि काल के सिद्ध साहित्य से हम देखते हैं.
बौद्ध साहित्य में भी अल्पसंख्यक वर्ग की सूचना दी गई है कि सिद्ध साहित्य, उसके बाद जो है बौद्ध साहित्य को हम देखें तो उसमें भी अल्पसंख्यक वर्गों की चर्चा की गई है। उसी प्रकार जैन साहित्य है, इस्लाम साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, सिख साहित्य है, इन सबको, इन आदि को अल्पसंख्यक साहित्य कह सकते हैं। माने ये अपने बारे में जो कुछ लिखे हैं बहुत कम प्राप्त होता होगा, फिर भी कितना भी प्राप्त हुआ है, जैनों के बारे में कितना लिखा गया है, वो उस सब को हम जैन साहित्य या जैन साहित्य में अल्पसंख्यक साहित्य, हिंदी साहित्य में अल्पसंख्यक साहित्य के वर्ग में इसको हम रखते हैं। उसी प्रकार बौद्ध साहित्य, उसी प्रकार इस्लाम साहित्य, है ना, इन सब को हम किस वर्ग में रख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में अल्पसंख्यक साहित्य के अंतर्गत इन सब को हम गिन सकते हैं। सरहपा, शबरपा, अमीर खुसरो, कबीर, रहीम, गुरु गोविंद सिंह, राही मासूम राजा, नासिरा शर्मा, मेहरुन्निसा परवेज आदि हिंदी के अल्पसंख्यक साहित्य लेखक के रूप में विख्यात हैं। अब हम कितने ही नामों को गिनाए यहाँ पर, ये सब जो हैं हिंदी साहित्य में अल्पसंख्यक साहित्य के विख्यात लेखक के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। फिर से देखिए बेटा, उन सब का नाम सरहपा है, शबरपा, अमीर खुसरो, इन सबको नाम तो आप सुने होंगे, अमीर खुसरो। कबीर और रहीम को तो हम पढ़ते रहे हैं अब तक। गुरु गोविंद सिंह, राही मासूम राजा, ये आधुनिक काल के व्यक्ति हैं। नासिरा शर्मा, मेहरुन्निसा परवेज, ये सब हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य के लेखक के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। तो राही मासूम राजा का उपन्यास आधा गांव में देश विभाजन की त्रासदी चित्रित है। तो राही मासूम राजा जी जो आधुनिक हिंदी लेखक हैं और ये अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व लेखक माने जाते हैं। तो आपका उपन्यास है आधा गांव अने नावला। तो इसमें देश विभाजन की त्रासदी चित्रित है कि बेटा आपको पता है कि स्वतंत्रता से पूर्व हम हिंदुस्तान में रहते थे, जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, इन तीनों का सम्मिलित देश होता था। और जब भारत को आज़ाद प्राप्त हुआ 1947 में, उस समय क्या हुआ कि भारत जो है पाकिस्तान और माने हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान और भारत के रूप में विभाजित हुआ। तो उस समय क्या ऐसे सीधा ही ऐसे यहाँ के लोग उधर, उधर के लोग इधर आ गए क्या? नहीं है ना। माने उस समय उनके बेटा चले जाने का मतलब क्या है? ఒక్కసారి ఆలోచించండి నాన్న. వెళ్ళిపోవడం అంటే మీ దేశానికి నువ్వు వెళ్ళు, మా ఇన్నాళ్ళు కలిసి ఉన్నవాళ్ళం ఒక్కసారి మీ దేశం మా దేశం అని విడిపోవలసి వచ్చినప్పుడు त्रासदी, अंग्रेजी में इसको ट्रेजेडी कहते हैं, दुख भरा स्थिति। माने त्रासदी का मतलब क्या है? दुख भरी स्थिति। उस स्थिति में कैसे यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग यहाँ किस प्रकार प्रयाण करते थे कि चले जाने का मतलब क्या है? संपूर्ण शाश्वत रूप से उस देशवासी हो जाना, इस देश से अब कोई भी संबंध नहीं रखना। इस प्रकार मुसलमान लोग, कुछ लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे और पाकिस्तान में जितने भी, माने उस समय वहाँ पर कितने भी हिंदू जन हैं वे भारत आ जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मुसलमान लोग पाकिस्तान नहीं गए, तो वे तो इधर ही रहना चाहते हैं। उसी प्रकार उधर भी एक आध लोग हिंदू लोग पाकिस्तान में रह गए होंगे। फिर भी जाने का मतलब, माने उनका मन कितना दुखद स्थिति से गुजरा है। इन सब स्थितियों को, माने इन सब विषाद स्थितियों को, जिसको त्रासदी कहते हैं, उस ट्रेजेडी का वर्णन जो है आधा गांव नामक उपन्यास में राही मासूम राजा जी ने किया है। अल्पसंख्यक साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। माने इसी प्रकार न केवल देश विभाजन के समय के, उसके पहले उसके बाद की स्थितियाँ, किस प्रकार एक देश में, माने एक गांव में रहने वाले दो जनों के बीच की जो सम्मिलित उदाहरण के रूप में भी दे सकते हैं, या उनमें जो संघर्ष है उसको भी दिखा सकते हैं। शादी के समय हो या त्योहारों के समय हो,
है ना, आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनकी स्थिति कैसी थी, इन सब विषयों पर चर्चा करने वाले बहुत सारे लेखक हैं बेटा। हिंदी साहित्य में मुस्लिम समाज से संबंधित बहुत सारे लेखक हैं। देखिए उनमें कौन कौन प्रमुख हैं। बदी उजम्मा, गुलेश्वर अहमद शानी, आबिद सुरती, काजी मुश्ताक अहमद, मेहरुन्निसा परवेज, असगर वजाहत, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अनवर सुहैल आदि। माने ये सब लेखक अपने अपने रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य को इन सब ने उच्च स्थिति तक लेके गए कि अपने साहित्य में उन्होंने क्या लिखा, अल्पसंख्यक जीवन की यथार्थ परिस्थितियों को वे अपने जीवन में आप जो భోగ్తే हैं, क्योंकि మనం ఇంతకు ముందే అనుకున్నాం నాన్న, ఏ స్థితిలో ఉండేవారికి ఆ స్థితి గురించి వర్ణన కరెక్ట్గా వస్తుంది. వారు ముస్లింలై ఉన్నారు, సో వారు ఎటువంటి కష్టాలను చవి చూశారు లేదా ఎటువంటి సుఖాలను అనుభవించారు, వారికి ఉన్న మనం అంటాం చూడు ప్లస్ పాయింట్ ఏమి మైనస్ పాయింట్ ఏమి అని, ఆ విధంగా मतलब उनके लिए जो सकारात्मक उन पर गुजरा है या जो नकारात्मक उन्हें स्वीकार करना पड़ा है, इन सब की चर्चा इस साहित्य में विस्तृत रूप से करते हैं ये सब लेखक। ये साहित्यकार अपने उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह के द्वारा अल्पसंख्यक जीवन का यथार्थ चित्रण करते हैं। माने ये केवल उपन्यास ही लिखे ऐसा नहीं है, उपन्यास हैं, आत्मकथा हैं, कहानी संग्रह हैं, कविताएं हैं, इन सब के माध्यम से ये अपने जीवन के अल्पसंख्यक वर्गों का यथार्थ चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर हमें किसी एक वर्ग के जीवन के बारे में देखना है तो इनके साहित्य को एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, और उन्होंने जो बताया वह तो पूरा की पूरा यथार्थ है, कोई कल्पित गाथाएं उसमें नहीं है, ऊहाओं से भरे लेखन उसमें नहीं होता। ये लेखक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की दीनहीन स्थिति का, उस समूह में दिखाई देने वाले गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि समस्याओं को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि एक समाज में, वह चाहे कोई भी समाज हो, उसकी यथार्थ चित्रण अगर हम समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे तभी समाज उसके बारे में सोचने का कष्ट करेगा, है कि नहीं। ఒక సమాజం బాగలేదు, ఒక వ్యక్తుల సమూహం బాగలేదు, వారు ఈ కష్టాల్లో ఉన్నారు అని మిగతా సమాజానికి తెలిసినప్పుడు వారి ఉద్ధరణ కోసం ఎవరైనా ముందుకు వస్తారు. అగర్ సర్కార్కు హీ పతా చల్తా హై, ఈ విషయం ప్రభుత్వాల వరకు కూడా వెళ్తుంది. ప్రభుత్వం అంటే ఎవరు నాన్న, మనం ఎన్నుకున్న కొంతమంది ప్రతినిధులు, వారు మనలాంటి మనుషులే కదా. సో వారికి కూడా అర్థమవుతుంది कि देखो ये समाज इस प्रकार के नीचे स्थिति में है, तो इनके उद्धार करने के लिए कौन कौन से शासन बनाए जाने चाहिए, है ना। వారిని ఉద్ధరించడానికి మనం ఎటువంటి చట్టాలు చేయాలి, किस प्रकार के विधियों का पालन करें हम, तो इस प्रकार की विधि का भी ये सब लोग मिलकर संसदीय सभाओं में इन सब प्रकार के जिसको लास कहते हैं ना, विधि, उन सब का निर्माण करते हैं और उनके उद्धार के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। तो इस प्रकार इन सब मुसलमान लेखकों ने क्या क्या चित्रण किया कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की दीनहीन स्थिति का, नहीं किस प्रकार की हीन स्थिति से गुजर रहे हैं ये लोग, उसका चित्रण करते हैं। और उस समूह में दिखाई देने वाली गरीबी कैसी है, क्योंकि आर्थिक दशा जब निम्न स्थिति के होते हैं तभी हम उसको गरीब कहते हैं, है ना। तो उनकी गरीबी कैसी है, अशिक्षा, किस प्रकार उनमें अशिक्षा फैलाया जा रहा है। हम तो यही मानते आ रहे हैं अब तक भारतीय समाज में कि सब దుఃఖం का मूल कारण है అశిక్ష. ముందు చదువు అనేది లేకపోతే మనం ఏ అడుగు ముందుకు వేయలేం, మంచి ఆలోచనే మనకు రాదు. ముందు మనం బుర్రను ప్రశాంతం చేసేది, కాస్త మంచి స్థితికి తీసుకుపోయేది, బుద్ధిని శుభ్రం చేసేది ఏది అంటే శిక్ష. तो सभी को शिक्षा प्राप्त कराना चाहिए.
और బేరోజ్గారీ అంటే మీకు తెలుసు నాన్న, నిరుద్యోగం, పని లేకపోవటం కూడా చాలా కష్టదాయకమైన స్థితి. तो मुस्लिम जनों में बेरोजगारी किस प्रकार है. और पिछड़ापन, इनका पात रूढ़िवादिता को पकड़कर चलने वाले उन सबके जीवनों को शुद्ध करना. ఎప్పటివో జమానా నాటి అవసరం లేని సంప్రదాయాలను పాటించే అవసరం లేదు. అవి అవసరం లేని వాటిని ఇంక విడిచిపెట్టుకోవాలి. ఈ పిछड़ापन వెనకబాటుతనం, इन सबको दूर करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाया जाना चाहिए और वे किस प्रकार इस दलदल में फंसे हुए हैं. इन सब का चित्रण जो है अल्पसंख्यक साहित्य में हम देख सकते हैं. तो बेटा ये हुआ अल्पसंख्यक साहित्य से संबंधित चर्चा. यह प्रश्न जो है हमें पब्लिक परीक्षा में दिया जाता है बेटा, तो आप ठीक तरह से इसको पढ़िए और इस पर एक असाइनमेंट लिखकर प्रस्तुत कीजिए. धन्यवाद बेटा.